कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय वी ईश्वरैया, अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर बबनराव तायवाड़े, स्वागताध्यक्ष तथा सभी अतिथिगण से नम्र निवेदन करती हूँ कि तमाम ओबीसी समाज के प्रेरणा स्थान, हमारे विकास के मूल स्रोत सभी महान विभूतियों की प्रतिमा को माल्यार्पण करें एवं निराशावाद पर विजय पाने वाले ओबीसी समाज की सभी मांगें पूरी होंगी, इस आशा का दीप जलाकर इस महाधिवेशन का उद्घाटन करें। आज यहाँ पर हमारे पूरे ओबीसी समाज के सभी भाई बहनें, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी महासंघ का जो द्वितीय राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम के लिए उपस्थित, जिनका यहाँ पर हमने अभी स्वागत भी किया है, ऐसे इस कार्यक्रम के उद्घाटक मान्यवर माननीय वी ईश्वरैया जी, पूर्व न्यायमूर्ति तथा पूर्व राष्ट्रीय महागस्वर आयोग के अध्यक्ष, और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए, जिनका यहाँ पर सम्मान भी होने वाला है, ऐसे आदरणीय सांसद तथा पूर्व मंत्री मान्यवर शरद जी यादव, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर बबनराव जी तायवाड़े, और इसी कार्यक्रम में जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, ऐसे हमारे आदरणीय सांसद तथा पूर्व मंत्री हुकुमदेव नारायण देव यादव जी, ओबीसी के नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय वी हनुमंतराव जी, और मंच पर बैठे राज्य महाराष्ट्र के मंत्री सम्मान्य श्री महादेव जानकर जी, सांसद श्री नाना भाऊ पटोले जी, सांसद सम्मान्य श्री राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद श्री भगवंतराव जी, और माननीय पूर्व सांसद कारवेंद्रम जी जो तमिलनाडु से हैं, पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ जी, श्री परिणय पुके जी, विधायक आर कृष्णिया जी, विधायक तेलंगाना, माजी विधायक, पूर्व विधायक सम्मान्य सेवक बाघाई जी, सभी मंच पर बैठे मान्यवर, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने विशेष करके रुचि ली है, ऐसे मान्यवर सभी डॉक्टर खुशहाल बोपचे जी, सचिन राजूरकर जी, डॉक्टर अशोक जेतोड़े जी, और उनके सभी साथी, मैं सम्मान के साथ में इस आयोजन के प्रति सभी आयोजनकर्ताओं ने जो मेहनत की, हम लोगों के साथ में मिलकर सभी का मैं यहाँ स्वागत करते हुए, और विशेष करके स्वागत अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ आए हुए सभी मेहमान, सभी मान्यवर, जिन्होंने बरसों से राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए ओबीसी समाज की अर्थात देश की सेवा की है,
ऐसे सभी मान्यवरों का मैं अपने शब्दों से स्वागत करता हूं। और यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा देने वाला कार्यक्रम साबित होगा। देश की राजधानी में कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ पर मंच पे बैठे सभी आसीन महानुभाव अतिथियों का पुनः एक बार स्वागत करते हुए पिछड़ी जाति जिसे हम ओबीसी कहते हैं, ऐसी सभी पिछड़ी जाति की तथा पिछड़ी जाति की उत्कर्ष तथा उत्थान के लिए कार्यरत मेरे बंधु एवं भगिनी, आज हम सभी पिछड़ी जाति के न्याय एवं अधिकारों के में संघर्ष के लिए चुनौतियों के सामने है और उसके समाधान ढूंढने के लिए एकत्रित आए हैं। ऐसे सभी प्रतिनिधियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक योगायोग है कि आज की तारीख जो 7 अगस्त है, आज की तारीख में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय वीपी सिंह जी के कार्यकाल में 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को आंशिक रूप से लागू किया गया था। एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और जिसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के कारण इसे 16 नवंबर 1992 को क्रीमी लेयर की बाधा को के साथ में मंडल आयोग की सिफारिश को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आज़ादी के 70 साल बाद जब हम बीते सालों की समीक्षा करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो के द्वारा हम सभी को समान अधिकार दिए, लेकिन भारतीय परंपरा में जिस जातियों की उपेक्षा और अत्याचारों का सामना करना पड़ा, ऐसे शोषित वंचित पीड़ित वर्गों के लिए विशेष सुविधा और आरक्षण लागू किया गया। इसके कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग संसद तथा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने लगे हैं और उनकी राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति होने लगी। इसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के कारण सरकारी नौकरियों में जगह मिलने, इस सब का प्रगति के लिए अग्रसर होते दिख रहा है। लेकिन इसमें अलग जो लोग पिछड़े जाति के थे उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होने के उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति में गैर गतिरोध पैदा हुआ था। स्वतंत्र काल के बाद, आज़ादी के बाद में सामाजिक अभिसरण हो रहा था। उसके कारण पिछड़ी जातियों में भी विकास में अपनी भागीदारी, अधिकार की आकांक्षा जागने लगी थी। इसके कारण तत्कालीन सरकार ने 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग का गठन किया था। उन्हें लगभग 2 साल विचार मंथन के बाद में 30 मार्च 1955 में रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन इस रिपोर्ट पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन पिछड़े वर्ग के अपने अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण एक तुरंत चिंगारी जाग उठी और समय समय पर पिछड़ों को न्याय एवं अधिकार पर चिंतन मनन हो रहा था। इसके फलस्वरूप तत्कालीन जनता पार्टी के राज में 20 दिसंबर 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मोरारजी देसाई जी ने संसद में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में एक पिछड़े आयोग की घोषणा की और आयोग ने 21 मार्च 1979 में को अपना कार्य शुरू किया और आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट को आंशिक रूप से दिया, अंतिम रूप दिया। लेकिन तब तक केंद्र सरकार में सत्ता बदल हुआ और उस सरकार के मंडल आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान लेने और को दूर कोई विचार भी नहीं हुआ था। मंडल आयोग के अनुसार देश में 3743 जातियां हैं। देश में 1931 में हुई जनगणना के आधार पर बना मंडल आयोग ने देश के पिछड़ी जातियों की 52% जनसंख्या होने का अनुमान लगाया और उन्होंने सरकारी नौकरियों में सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की
ये इतिहास हम आप सभी लोगों को भली भांति परिचित है। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू हुए करीब 27 साल हुए हैं। इस दौरान सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ लेकर एक पीढ़ी बदल चुकी है। इससे लाखों लोगों को आर्थिक आज़ादी हासिल हुई। यह हिंदुस्तानी लोकतंत्र में कैसे तत्वों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा जिस पर हम गर्व करते सकते हैं। आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद सामाजिक एकता में जो दरार दिखने लगी थी वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। आज देश उदारीकरण और आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। 1990 के उदारीकरण के दौर के बाद देश में जो आर्थिक आंदोलन खड़ा हुआ, इसके कारण आरक्षण पर भी असर स्पष्ट दिखाई देता है। निजी क्षेत्र में स्थापित कल कारखानों के कारण नई पीढ़ी में एवं नई ऊर्जा निर्माण होती दिखाई दे रही है। आज हम जब वैश्विक महासत्ता बनने की बात करते हैं तब हमारे पिछड़ी जातियों के छात्र तथा इस क्षेत्र में कार्य कई लोग इससे बढ़ती भागीदारी का भी हमें अभिमान है। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। यह आयोग वैधानिक था लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं था। इसके कारण केंद्र तथा राज्य सरकारों में पिछड़े जातियों के लिए न्यायोचित अधिकार देने की बाध्यता नहीं थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 123 संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसका मैं स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं। अब संविधान के अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक अधिकार जल्द से प्रदान किए जाएंगे। पिछड़े लोगों के न्याय और अधिकारों की लड़ाइयों को एक बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। वस्तुतः पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत महाराष्ट्र के पुरोगामी नेता श्रद्धेय महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में हंटर कमीशन के सामने की थी। इसके बाद 1902 में महाराष्ट्र के श्रद्धेय राजश्री छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपने राज्य में 50% आरक्षण की घोषणा की थी। जिन जातियों पर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से वर्षों से अन्याय अत्याचार हुआ उसका परिमार्जन करने के लिए आरक्षण जरूरी है। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की पहली पंक्ति में व्यक्ति के सामने खड़ा करने के लिए हम आरक्षण को आज भी जरूरी समझते हैं। चल पड़े राह पर मंजिल दूर आस्था, रुकना अब मना है कि देख रहा नया रास्ता। पिछड़े जातियों में अधिकतर उन लोगों का शुमार होता है जो परंपरागत रूप से व्यावसायिक सेवा में जुड़े हो रहते हैं। परंपरागत रूप से समाज के लिए आवश्यक वस्तु तथा समाज नियम संबंधी कार्यों में ओबीसी समाज में लगा हुआ था। देश में परंपरागत रूप से विकास कार्यों में ओबीसी समाज का भारी योगदान है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मच्छी पालन, बुनकर, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, अन्य शिल्प कलाकारी के अनेक कार्य ओबीसी समाज द्वारा किए जाते रहे थे। पिछड़े वर्ग की देश में बहुसंख्या होने के बाद वो आज भी बहुतायत में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े दिखाई देते हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद भी यह स्थिति पिछड़े वर्ग तथा देश के विकास की दृष्टि से चिंता तथा चिंतन का विषय है। देश के बहुसंख्य पिछड़े वर्गों का राष्ट्र निर्माण में हमेशा योगदान रहा है। पारंपरिक रूप से कर्मकार, कृषि, पशुपालन तथा सेवा क्षेत्र में कार्य पिछड़े वर्गों का योगदान भुनाया नहीं जा सकता।
आज कृषि का देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के में हिस्सा घटकर लगभग 15% रह गया है। कृषि क्षेत्र में हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भारी संख्या में हैं। आज कृषि की स्थिति ठीक नहीं है, तो भी हमारे पिछड़े वर्ग की स्थिति में बिगड़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए किसानों का उत्पाद दोगुना करने का संकल्प लेकर उस दिशा में जाने का प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की उपलब्धि बढ़ रही है। कल का यह उपेक्षित वर्ग अब राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्णय प्रक्रिया में दिखने लगा है। परिवर्तन की यह निरंतरता हमें कायम रखने की आवश्यकता भी है। पिछड़े वर्ग के सभी आकांक्षाओं की परवान चढ़ाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने का कार्य भी हमें करना होगा। पौराणिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ से देखते पता चलता है कि पिछड़े वर्ग की बहुतायत के कारण यह समाज राष्ट्र निर्माण तथा समाज जागरण में भी आगे रहा है। देश की आज़ादी का आंदोलन और समाज के दिशा दिखाने के लिए पिछड़े जातियों के लोगों ने सहयोग दिया। समाज के अनिष्ट रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ संत महंतों ने भी योगदान दिया है। आज देश प्रगति की दिशा में चला, लेकिन पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले शिल्पकार, कारीगर, जिसे हम परंपरागत रूप से कार्य करने वाले बेलूतेदार कर्मकार कहते हैं, उसमें से अधिकतर पिछड़ी जाति के संबंधित थे, जिसे आगे जाकर कहा जा सकता है कि उनके द्वारा जो किया जा रहा है जीवन यापन तथा समाज के धारणा के लिए उपयुक्त कार्यों से ही उन्हें विशिष्ट समाज जाति के रूप में पहचान मिली है। ब्रिटिश काल में जानबूझकर ग्रामीण क्षेत्र की इस संरचना को तोड़ने का काम हुआ और आज़ादी के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा से हो रही जाति समूह का बेरोजगार का नष्टप्राय हो रहा है और उनकी केवल आज जाति के रूप में ही पहचान बनी हुई है। विज्ञान और तकनीकी के युग में पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होने से ग्रामीण भारत बिखरता दिखाई देता है। शहर में पलायन बढ़ रहा है। ऐसे समय हमें पिछड़े वर्ग के पारंपरिक व्यवसाय को भी संरक्षण देने तथा उसका संवर्धन करने के बारे में सोचना होगा, जिसका यह मतलब नहीं कि आज हम आधुनिक युग से पारंपरिक तरीके की व्यवसाय के उन्हें आज के ज़माने में अनुसार शास्त्र शुद्ध परीक्षण देने में तथा व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। आज की आधुनिक अभियांत्रिकी में इस व्यवसाय को विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उनके पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान के आधार पर नई दिशा देने के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है। हम आज जब पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के लाभ तथा अन्य सुविधाओं के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए विचार मंथन करने जा रहे हैं। ऐसे समय मुझे लगता है कि इसे अधिक प्रासंगिक और सार्थक बनाने के लिए हमें पिछड़े वर्गों के इन जातियों के युवाओं के लिए व्यावसायिक रोजगार उपलब्धता का इस परिक्षेत्र में भी विचार करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग की आकांक्षाओं का परवान चढ़ाने के लिए स्वयं संज्ञान लेकर देश में कौशल विकास का एक व्यवसाय राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। देश के सरकारी क्षेत्र में नौकरी में सीमित संभावनाएं को देखते हुए हुनर को निखार कर हमें व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कराने में सरकार सहायता कर रही है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण का लाभ हमारे युवाओं को मिले, इसके लिए भी हमें बढ़कर विचार करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज को
अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ अपवाद छोड़कर अस्पृश्यता का सामना नहीं करना पड़ा। उनको शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को मामले में संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए हमें शैक्षिक और आर्थिक उन्नति कराने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका हम एक समग्र मंथन होना चाहिए। आरक्षण तो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर ओबीसी समाज की समृद्धि और देश के विकास के निर्णायक बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी हम आज यहाँ सोचेंगे। पिछड़ी जातियों के न्याय और एवं अधिकारों की रक्षा चुनौती स्वीकार कर इस क्षेत्र में कार्यरत देश भर के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि के द्वारा पिछड़ी जाति तथा इस संबंध में आगे गहन विचार विमर्श होने वाला है। उस विचार मंथन के बारे में बातें सामने आएगी, उसको हम सरकार के सामने रखकर इसके समाधान हेतु सार्वत्रिक अभियान चलाने वाले हैं। इसलिए इस विषय पर अधिक न बोलते हुए मैं आए हुए प्रतिनिधियों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के न्याय अधिकारों के बारे में अपनी राय रखते समय अपने सामाजिक ताने बाने को कोई क्षति ना पहुंचे। हमें संयत वाणी का प्रयोग कर अपनी बात रखनी है। अपनी भूमिका रखते समय पुरजोर तरीके से रखें, जिससे हम हमारी बात भली भांति पहुंचा सके। लोकतंत्र में विचार विमर्श को अहमियता दी गई है, इसलिए लोकतंत्र के अनुसार पिछड़े जाति का एक दबाव समूह बनाकर हमें अपनी मांगों को एकीकृत सहयोग से हमारे विभिन्न मांगों को बनवाने के लिए एक अभियान के रूप में हम आगे बढ़े। हमारी मांगे इस सम्मेलन में रखी गई है। इसके तथ्यों को तथा उपयुक्तता को स्पष्ट करने के लिए हमें वैचारिक आदान प्रदान कर एक संयुक्त मांग पत्र का सम्मेलन के द्वारा तैयार किया गया। तो यह हमारे इस सम्मेलन की बड़ी फलश्रुति साबित होगी। मैं चौथी बार सांसद हूँ और सांसद बनने के बाद में जब भी ओबीसी सांसदों की एक समिति बनी थी उसका मैं सदस्य रहा हूँ, और इसलिए इस मामले में सरकार की नीति से परिचित भी हूँ। सांसदों की समिति के अलावा महाराष्ट्र में भी ओबीसी आंदोलन से इस जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों सतत शामिल होकर पिछड़े वर्गों की मांगों को और उनके आक्रोश को भली भांति परिचित मैं भी हूँ और आप भी हैं। मैं पिछड़े वर्ग के संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण को अनुसार 27% आरक्षण की लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ राज्यों में इसमें कम ज़्यादा किया गया है, यह देखने में आ रहा है। यह मामला हम लगातार उठा रहे हैं। ब्रिटिश काल में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की जनसंख्या के बारे में मैं इसलिए संभ्रम में हूँ। हम सभी लोग कि मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 52% है। इसका सही पता करने के लिए ओबीसी के देश में जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़ों को लेकर स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे जब लोकसभा सदस्य थे, उनके साथ में हमारे सभी मंच पर बैठे हुए मान्यवर आदरणीय शरद यादव जी भी थे उस समय में। उन्होंने भी इस बात को लेके संघर्ष किया था और इसके लिए जनगणना को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, और इसी तर्ज पर जनगणना होने की अपेक्षा है। जातिगत संसद से लेकर सरकार तक यह मामला लगातार हमने उठाया, आप लोगों ने भी उठाया। जनगणना कराने का प्रस्ताव लाया था संसद से, और मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्गों की समस्याओं का संज्ञान लेकर इस समाधान हेतु प्रयास करेंगे। मैं सभी प्रतिनिधियों को से आग्रह करूँगा
कि अपने राज्य में ओबीसी के अधिकार तथा उनके बारे में अधिकाधिक रूप से सम्मेलन की जानकारी दे। अंत में मैं सभी को इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आपका सबका आभार भी मानता हूं और स्वागत भी करता हूं। और ये सफलता के लिए आप ही लोग, इसके लिए आप ही को श्रेय जाता है। आप लोग आने से ही सम्मेलन इतना सफल हो रहा है। मैं सबको बधाई देते हुए, गुलशन तो नहीं बन सकेंगे सारे जहां से को हम, कुछ तो काटे कम लें गुजरे जहां से हम। मैं यहाँ पर सभी आए हुए पिछड़ा जाति के बहन भाइयों को, नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं का यहाँ स्वागत करते हुए अपना स्वागत का भाषण समाप्त करता हूँ। विशेषकर आज रक्षाबंधन का त्यौहार होते हुए भी आप लोग यहाँ आए हैं, हमारी कुछ बहनें भी आई हैं। मैं सभी को रक्षाबंधन की भी शुभकामना देता हूँ और इस कार्यक्रम का अपना मैं स्वागत पर का जो भाषण है मैं पूरा करता हूँ। सभी मान्यवरों का पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।